उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में चल रही सियासी उठापटक के बीच योगी सरकार में मंत्री और अपना दल के नेता आशीष पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। उनके साथ मंत्री दयाशंकर सिंह समेत विधायक भी मौजूद रहे। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। केशव मौर्य के साथ आशीष पटेल की तस्वीरें इसलिए और अहम हो जाती हैं क्योंकि उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कई बार सीएम योगी के फैसलों को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। आशीष पटेल से मुलाकात की ये तस्वीरें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। इसमें आशीष पटेल डिप्टी सीएम के बगल में दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा राज्य मंत्री राकेश सचान, मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री रामकेश निषाद, विधायक भूपेश चौबे, जिला प्रभारी मिर्जापुर सरोज कुशवाहा ने भी कैंप कार्यालय में उनसे मुलाकात की। यूपी चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद एनडीए के सहयोगी भी लगातार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। अपना दल की अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कई बार सीएम योगी को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। चुनाव के बाद ही उन्होंने आउटसोर्सिंग की नौकरियों में ओबीसी वर्गों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी थी और इसे हार की सबसे बड़ी वजह बताया था। इसके बाद से लगातार योगी सरकार अनुप्रिया पटेल के निशाने पर रही है। उन्होंने योगी सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक का भी खुलकर विरोध किया था। उन्होंने नजूल विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया विधेयक बताया था और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की थी। वहीं वो जाति जनगणना कराए जाने के पक्ष में भी बयान दे चुकी हैं। ऐसे में अब उनके पति आशीष पटेल की केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि यूपी सरकार में अब भी ऑल इज वेल नहीं है। क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को निरंतर 7वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देती हूँ और विकसित भारत की राह को प्रशस्त करने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका अभिनंदन भी करती हूँ। देश ने तीसरी बार लगातार 62 वर्षों के बाद हमारी सरकार को चुना है और इसलिए आम जनमानस की उम्मीदें भी 3 गुना हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इस देश को इस तीसरे कार्यकाल में जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए 3 गुना तेज गति से काम करने वाला बजट उन्होंने देश को सौंपा है। हालांकि सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये एनडीए का बजट है, ये भारत का बजट नहीं है। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहना चाहती हूं कि ये एनडीए का बजट है और ये भारत का बजट है, क्योंकि भारत ने एनडीए को चुना है, आपको नहीं चुना है। और भारत ने एनडीए को तीसरी बार लगातार चुना है और इसलिए चुना है बिकॉज एनडीए इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ भारत। और मैं जानती हूं कि आप इस बात से सदमे में हैं। आपने बहुत सारी अफवाहें फैलाई, बहुत सारा भ्रम फैलाया, लेकिन फिर भी तीसरी बार देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर ही मोहर लगाई है और एनडीए को ही चुना है। तो अब आप ये मान लो कि एनडीए का बजट भारत का बजट है। और जो आप बार बार एनडीए सरकार के कोलैप्स होने के सपने देखते रहते हो, ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने जा रहे हैं। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 3 गुना तेज गति से अपने तीसरे कार्यकाल में अपने सारे कमिटमेंट पूरा करेगी जो वादे हमने देश से किए हैं।
सभापति महोदय, मैंने अभी माननीय एलओपी का भाषण सुना, मुझे लगा बजट भाषण होगा। बजट भाषण में बजट के अलावा सब कुछ था, केवल बजट नहीं था। यानी बजट के हलवा सेरेमनी का चित्र भी था, उसका भी उल्लेख था, कास्ट सेंसस का भी उल्लेख था, सब कुछ था, बस बजट नहीं था। मैं एलओपी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, मेरे विपक्ष के मित्रों को भी, कि देश, मैं तो अभी बजट पे ही बात करूंगी, आप सुन तो लो, बिल्कुल सुनिए, अभी आप धैर्य रखिए, मैं सब बात का जवाब दूंगी। सभापति महोदय, देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही है, और अगर अपने कार्यकाल में आपने बजट की हलवा सेरेमनी के चित्र की कमियों की चिंता की होती या कास्ट सेंसस की चिंता की होती, तो आज जो आप कह रहे हैं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को आपकी चिंता जायज नजर आती। लेकिन आज जब आप सत्ता से बाहर होने पर यह चिंता व्यक्त करते हैं, तो देश का एससी, एसटी, ओबीसी ये समझता है कि आपकी ये चिंता केवल सत्ता में वापस आने की व्याकुलता से अधिक और कुछ भी नहीं। और अब मैं बजट पे आती हूं, अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने देश के किसान, देश के युवा, देश की महिला, देश के गरीब, देश के मिडिल क्लास, इन सबको अपनी प्राथमिकता में रखा है। मैं बात अगर कृषि की करूं, हमारी सरकार ने 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जलवायु परिवर्तन आज देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसी परिस्थिति में हमें टिकाऊ कृषि की जरूरत है। और इसलिए हमारी सरकार ने 109 किस्म की नई किस्मों को लाने की बात की है, जो प्रतिकूल मौसम की परिघटनाओं का सामना कर सकती हैं और कृषि को टिकाऊ बना सकती हैं। और इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। आज ये वर्तमान समय की और आने वाले भविष्य की जरूरत है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, मिट्टी की सेहत का ख्याल करें और देशवासियों की सेहत का भी ख्याल करें। हमारी सरकार ने इस बजट में टिकाऊ कृषि के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान दिया है। मेरे विपक्ष के मित्र जो बैठे हुए हैं, इनमें से कौन असहमत होगा कि आज देश को नेचुरल फार्मिंग की जरूरत नहीं है, या देश को ऐसी फसल की किस्मों की जरूरत नहीं है जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में टिकी रहे? क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि आज हमारी दलहन और तिलहन के लिए जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, उसको हमें कम करना चाहिए और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहिए? हमारी सरकार ने ये तमाम प्रयास इस बजट में किए हैं, और इसलिए ये किसानों की भलाई का बजट है। और जहां तक विषय एमएसपी का है, सभापति महोदय, अनेक नई फसलों को एमएसपी में दायरे में लाने का काम हमारी सरकार ने 10 सालों में किया है। यूपीए सरकार के 10 साल में एमएसपी पर जो आपने खरीद की, वो महज 45 करोड़ मीट्रिक टन की फसलों की, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में 70 करोड़ मीट्रिक टन फसल की खरीद एमएसपी पर करने का काम किया है। इसलिए संसद के फ्लोर से देश के किसानों को गुमराह करने का काम बंद होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता में देश के युवा है। बजट पेश होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली ये कि हमारे देश के कॉलेजेस से जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हर साल, उसमें 51% से कुछ अधिक ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, नौकरी पाने योग्य नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इंडस्ट्री को, उद्योगों को आज जिस स्किल सेट की आवश्यकता है, वो हमारे युवाओं के पास नहीं है। और साथ ही तमाम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बाद इकोनॉमिक
डिप्रेशन की परिस्थितियों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए, उससे तालमेल बिठाते हुए हमें रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। ये दो बातें इकोनॉमिक सर्वे में कही गई और हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें इन दोनों बातों का ध्यान रखा। 2 लाख करोड़ का प्रावधान युवाओं की स्किलिंग के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।